Now, today I will talk about some basic concepts of accounting. Various terms are there in accounting, and it is difficult for the non-commerce student to know those terms. So first of all, I will try to explain those terms. And I think most of the students are from non-commerce background or commerce background. Most of the students, if they are from commerce background, then I have to change my strategy. Most of the students are from which background? Commerce or science or arts? ABC. And other students? Okay, no issue. I will start with basic terms that is being used in accounting. Okay, and one by one I will discuss all the terms. Now I will start with capital. The capital in, in Hindi we call it punji. The capital means the amount invested by the proprietor into the business. Capital means the amount invested by the proprietor into the business. इट मीन्स दैट मालिक के द्वारा अपने बिजनेस में जो भी फंड लगाया गया, जो भी पैसा लगाया गया, दिस कैपिटल में बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स. वो एसेट्स भी ला सकता है और कैश भी ला सकता है. तो मालिक के द्वारा अपने बिजनेस में जो भी फंड लगाया गया उसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं. तो सोल ट्रेडिंग बिजनेस में सोल ट्रेडर ने जो कैपिटल जो स्टार्टिंग में जो भी पैसा लगाया उसे हम लोग कैपिटल बोलेंगे, या बाद में भी जरूरत होगा तो बाद में भी पैसा लगाएगा. तो मालिक के द्वारा अपने बिजनेस में जो भी फंड जो भी पैसा लगाया गया उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं. ओके. So in case of sole trading business, sole proprietor will invest capital. In case of partnership business, partners will invest capital. In case of company, the shareholders will invest capital, because the shareholders are the owner of the company. So these are the capital. So capital in simple words we can explain capital as the amount invested by the proprietor into the business is called capital. Next term is revenue. So revenue and income are more or less the same thing. So revenue can be defined as the amount earned by the business by selling its product or providing services to the customers. मीन्स अपना प्रोडक्ट बेच के या सर्विस प्रोवाइड करके जो भी आप इनकम जनरेट करते हैं वो आपके लिए रेवेन्यू है. एंड अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू दैट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड are commission received by a business, interest received by a business, dividend, royalties, rent received, etc. etc. So, in other words, we can say that revenue is also known as income. Means जो business का income है उसी को हम लोग generally revenue कहते हैं. So these are the revenues. So in simple words we can define revenue as the amount या the amount earned by the business by selling its product, अपना प्रोडक्ट बेच के या प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कस्टमर, जो भी उसका इनकम हो रहा है वो उसके लिए रेवेन्यू है. एंड अदर बहुत सारे हम लोग टर्म्स भी यूज किए कि और क्या क्या हो सकता है. तो कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रॉयल्टीज रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आर द अदर टाइप्स ऑफ रेवेन्यू जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसको हम लोग रेवेन्यू के एग्जांपल में कर सकते हैं. रेवेन्यू और इनकम आर मोर और लेस द सेम थिंग. नेक्स्ट है एक्सपेंसेज. तो एक्सपेंसेज में भी डिफाइंड है, एक्सपेंसेज को डिफाइन किया गया है कॉस्ट इनकर्ड इन अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू. मीन्स रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपका जो भी एक्सपेंस हुआ, जो भी खर्च हुआ उसे हम लोग एक्सपेंसेज कहेंगे. तो क्या क्या एक्सपेंस हो सकता है आपके लिए? रेंट हो सकता है. यदि आप कहीं पे भाड़े पे बिल्डिंग लेके आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रेंट पेमेंट करना हो, तो रेंट हुआ, वेजेज हुआ, सैलरीज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, लाइट हुआ, वाटर हुआ, टेलीफोन बिल हुआ, ये सब सारे आपके एक्सपेंसेज हैं. तो ये हो गया रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज. इफ यू हैव full concept of revenue and expenses, then we can easily define profit and gain, profit loss and gain. Next term will be profit. तो अभी
यदि सिंपल टर्म में बोला जाए कि अच्छा प्रॉफिट क्या होगा, कि कोई बिजनेस के लिए, कोई कंपनी के लिए, कोई पार्टनरशिप फर्म के लिए, कोई सोल ट्रेडिंग के लिए उसका प्रॉफिट कब बोलेंगे, तो प्रॉफिट यदि कोई लेमैन से भी पूछा जाए कि व्हाट इज प्रॉफिट, तो बोलेंगे प्रॉफिट, यदि बोलेंगे कि मेरा जितना इनकम हुआ उसमें सारे यदि मैं अपने खर्चे को माइनस कर दूं तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। वेरी गुड। So this is the definition of profit. The profit may be defined as the excess of revenue, means आपके पास रेवेन्यू ज्यादा है ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेज, आपका जो एक्सपेंसेज है उससे यदि आपका रेवेन्यू ज्यादा है तो दैट विल रिजल्ट इन प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रेवेन्यू है वो 1 लाख रुपीज है, आपका टोटल एक्सपेंसेज है 50,000 रुपीज, देन योर रेवेन्यू, जो अभी अभी लोग जस्ट हम लोग प्रॉफिट का डेफिनेशन किए कि द प्रॉफिट में बी डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में आपका जो रेवेन्यू जितना ज्यादा है, जितना से ज्यादा एक्सपेंस है, जितना ज्यादा उसे हम लोग प्रॉफिट कहेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम बोला गया 1 लाख रुपीज एंड टोटल एक्सपेंसेस बोला गया 50,000 रुपीज, सो द डिफरेंस अमाउंट इज 50,000, देन दैट 50,000 विल बी कॉल्ड एज योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड प्रॉफिट। नेक्स्ट लॉस। तो लॉस में यदि कोई लेमन से पूछा कि लॉस कब होगा आपका, तो ये हम लोग कोई भी लेमन ये बता सकता है कि यदि उसका खर्च ज्यादा हो गया, एक्सपेंस ज्यादा हो गया, उसका इनकम कम हुआ होगा, तो दैट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन लॉस। तो इसको यदि हम लोग डिफाइन करें कि लॉस क्या हो गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। यदि आपका एक्सपेंस ज्यादा हो गया रेवेन्यू से तो दैट विल रिजल्ट इन लॉस। तो इसी को यदि हम एग्जाम्पल को रिवर्स करें, इफ योर टोटल रेवेन्यू इज 50,000 रुपीज एंड इफ योर टोटल इनकम, if your total revenue is 50,000 rupees and total expenses is 1 lakh rupees, then that will result in a loss of 50,000 rupees। यदि आपका माना जाएगा आपका इनकम 50,000 रुपीज है और आपका एक्सपेंसेज 1 लाख रुपीज है, तो यदि हम लोग इसको यदि बोलें कि क्या वो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो दैट विल बी सेड एज लॉस ऑफ 50,000 रुपीज, 50,000 का लॉस हो गया। तो ये सब सिंपल डिफिनेशन है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट लॉस। In most of the cases, a student got confused about कि प्रॉफिट एंड गेन इज द सेम थिंग। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये लगता है कि प्रॉफिट और गेन सेम है, प्रॉफिट भी है अब गेन बोले कि मेरा इतना गेन हुआ है, मेरा प्रॉफिट हुआ, लेकिन बट इन अकाउंटिंग जो है प्रॉफिट एंड गेन्स आर टू डिफरेंट थिंग। प्रॉफिट और गेन जो है वो दो अलग अलग चीज है। गेन बोल रहा है व्हाट इज गेन, तो बोल रहा है प्रॉफिट अराइजेज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ, क्या क्या चीज है प्रॉफिट हुआ, फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन से व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। व्हाट इज इंसिडेंटल टू बिजनेस, दैट मींस इंसिडेंटल टू बिजनेस मींस वो कभी कभी हो गया, ठीक है, दैट इज नॉट अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज, वो आपका काम नहीं है, कभी हो गया। मान लीजिए मैं कुछ एसेट्स खरीदा फॉर यूज इन द बिजनेस, मैं एसेट्स खरीदा फॉर यूज इन द बिजनेस, तो वो एसेट्स खरीदा मैं 1 लाख रुपीज में एंड आफ्टर 5 to 10 ईयर्स उसका वैल्यू हो गया मान लीजिए कि 20,000 रुपीज, तो उसे मैंने 20,000 रुपीज उसका वैल्यू, उसे मैंने 25,000 में बेचा, तो ये मुझे 5,000 का जो प्रॉफिट हुआ दैट विल नॉट बी योर प्रॉफिट, दैट इज योर गेन। दैट तो व्हाट इज गेन बोल रहा है गेन में भी डिफाइंड एज, इसका जो डिफिनेशन बोला जाएगा कि व्हाट इज गेन, तो प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन व्हिच इज इंसिडेंटल टू बिजनेस। इंसिडेंटल टू बिजनेस मींस कभी हो गया, ठीक है, दैट इज नॉट योर रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, वो आपका रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, कभी हो गया। तो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो तो आपका बिजनेस नहीं है, आपका तो गुड्स बेचना, प्रोडक्शन करना, उसको बेचना आपका बिजनेस एक्टिविटी है, आपका वो बिजनेस है। लेकिन आपका यदि एसेट जो यूज इन द बिजनेस के लिए लिए थे वो उसको यदि आफ्टर 5 to 10 ईयर्स बेचे, उसका वैल्यू से यदि ज्यादा आपने रिसीव किया, दैट विल बी योर गेन, तो दैट इज योर इंसिडेंटल टू बिजनेस। तो प्रॉफिट एंड गेन इज नॉट द सेम थिंग। इसमें हमेशा बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि प्रॉफिट और गेन सेम है, लेकिन वैसा नहीं है। नेक्स्ट वन इज गुड्स।
तो गुड्स बोला जा रहा है, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट डील्स। ये इस तरह का प्रोडक्ट है जिसमें बिजनेस यूनिट डील करता है, उसे हम लोग गुड्स बोलते हैं। तो क्या हो गया गुड्स? इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट्स डील्स। अब है तो गुड्स जो है वो डिफर करेगा फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। सपोज आई हैव अ राशन शॉप, मेरे पास मेरा राशन का दुकान है, उसमें मैं वो मतलब आटा बेच रहा हूँ, शुगर बेच रहा हूँ, सोप्स बेच रहा हूँ, तो ये वो मेरे लिए गुड्स हो गया। लेकिन मेरा वो फर्नीचर शॉप है, तो फर्नीचर शॉप यदि है तो मैं किस में डील कर रहा हूँ? फर्नीचर में डील कर रहा हूँ, तो वो मैं वहाँ इन दैट पर्टिकुलर केस फर्नीचर विल बी माई गुड्स। यदि मैं कार बेच रहा हूँ तो कार का भी यदि बिजनेस कर रहा हूँ, कार बेचने का यदि बिजनेस कर रहा हूँ तो कार विल बी माई गुड्स। तो गुड्स बोला जा रहा है कि इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट डील्स, जिसमें आप डील कर रहे हैं वो आपके लिए गुड्स है, उसको हम लोग गुड्स कहेंगे। तो जिसमें जो डील कर रहा है, कार वाले कार में डील कर रहे हैं, जैसे टाटा स्टील के लिए स्टील जो है वो उनके लिए गुड्स हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड के लिए उनका जो कोल है वो गुड्स हो गया। ठीक, हुंडई के लिए, होंडा सिटी के लिए वो आपका वो कार उनके लिए गुड्स हो गया। मेरी राशन दुकान है तो राशन मेरे लिए गुड्स हो गया। तो जो जिसमें डील कर रहा है वो उसके लिए गुड्स हो गया। तो नेक्स्ट वन इज आफ्टर गुड्स ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स, तो व्हाट इज ड्रॉइंग्स? बोला जा रहा है कि विथड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मीन्स आपका जो मालिक के द्वारा यदि अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट या कुछ गुड्स जो है वो पर्सनल यूज के लिए निकाला गया, तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। उसे हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग्स। मीन्स विथड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग्स। मालिक के द्वारा अपने बिजनेस से कोई गुड्स या मनी पर्सनल यूज के लिए निकाला गया, पर्सनल गुड्स के लिए लिया गया, तो उसे हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट वन इज वाउचर। तो वाउचर बोल रहा है तो हम ये हमेशा हम लोग को लिए बोला जा रहा है कि बिल कुछ भी खरीदे हैं तो आपको बिल लेना चाहिए, कुछ भी बेचे सेल्समैन को भी बोला जाता है या दुकानदार को, सेलर को भी बोला जाता है कि आपको बिल प्रोवाइड करना चाहिए। तो बोल रहा है कि वाउचर, तो बोल रहा है एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आप जो बिजनेस में या कोई कंपनी में हर एक ट्रांजेक्शन के लिए आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। मैंने मान लिया कि 10,000 का गुड्स खरीदा, ठीक, उसके लिए क्या होगा? तो आपने वेदर यू हैव परचेज दोज गुड्स एट 10,000 और नॉट, तो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल बी द बिल्स दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सेलर। वो सेलर जो आपको बिल प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हाँ मैंने 10,000 का गुड्स खरीदा, आपने जितने को बिल मिलता है हम लोग बोलते हैं हाँ आपने इतना का अपने परचेज किया। तो एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड दीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर नोन एज वाउचर। बिकॉज आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे कि चलो इतना परचेज किए हैं, इतना सेल किए हैं, इतना ये खरीदे वो खरीदे, वो आप सारे करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सारे के वाउचर आपको साथ में अटैच करके रखना होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट कराएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराएंगे, तो वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बोलेगा इसका प्रूफ दीजिए, इसका प्रूफ बताइए, ये खरीदे कि नहीं वो आप बताइए। तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू प्रोड्यूस ऑल द बिल्स एंड वाउचर, सारे बिल्स एंड वाउचर आपको प्रोड्यूस करना होगा। ठीक, इसीलिए वहां पे वाउचर की आवश्यकता है। तो वाउचर क्या हो गया? द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज वाउचर। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स के लिए इसको हम लोग सिंपल सा इसका यदि इसका वर्ड को यदि मैं हिंदी में यदि ट्रांसलेट कर दूं तो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। डेटर्स हिंदी में इसका बोलता है देनदार। देनदार, तो व्हाट इज देनदार? देनदार मीन्स देने वाला। क्या देगा? पैसा देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसने मुझसे गुड्स उधार में खरीदा है। तो जो भी यदि आपका बिजनेस है, आपसे जो जो व्यक्ति जो इंडिविजुअल्स है आपसे उधार में यदि गुड्स खरीद के लेके गया है, तो आपके लिए वो सारे इंडिविजुअल्स आपके लिए डेटर्स होंगे। ठीक, तो डेटर्स मीन्स या डेटर्स आर द पर्सन्स और एंटिटीज who owe, OWE, who owe to an enterprise an amount
for buying goods and services on credit. Debtors are persons and or other entities who owe to an enterprise an amount for buying goods and services on credit. तो आपने आपसे उधार में वो लिया है, इसीलिए वो आपके लिए डेटर्स है. इसका जस्ट रिवर्स करें कि क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर्स मीन्स, या क्रेडिटर्स को यदि हिंदी में करें, पर इसको समझ लेंगे हिंदी यदि ये करके, तो क्रेडिटर्स क्या हो गया? क्रेडिटर्स मीन्स, या क्रेडिटर्स को हिंदी में बोलते हैं लेनदार. अब आपसे, अब वो तो देनदार मीन्स आपको पैसा देने वाला है, ठीक है. आपसे क्यों देने वाला है? क्योंकि उसने आपसे गुड्स क्रेडिट मिला, गुड्स आपसे उधार मिले होगा. तो क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स, या इसको हम लोग जस्ट अभी हिंदी में इसको बोले लेनदार. क्या लेगा? पैसा लेगा. क्यों लेगा आपसे पैसा, या आपसे आपका बिजनेस से पैसा? तो क्योंकि आपके बिजनेस ने उससे वो पर्सन या वो एंटिटी से गुड्स उधार में खरीदा है, ठीक. तो ऐसा तो नहीं आप सिर्फ उधार में बेचेंगे, आप भी उधार में खरीद सकते हैं. तो आपने जिन जिन व्यक्तियों से, आपके बिजनेस ने जिन जिन व्यक्तियों से, जिन जिन एंटिटीज से गुड्स उधार में खरीदा है, वो आपके लिए क्रेडिटर होगा, जिसको आपको पेमेंट करना है. दैट मीन्स ही इज लेनदार फॉर यू, वो आपके लिए लेनदार है. तो इसको डिफाइन हम लोग क्या कर सकते हैं? तो क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स एंड और एंटिटीज हु हैव टू बी पेड, जिसको आपको पेमेंट करना है, बाय एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर प्रोवाइडिंग द इंटरप्राइज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट. आपको, आपके बिजनेस को वो पर्सन या एंटिटी ने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट में प्रोवाइड किया है, इसीलिए आपको उनको पेमेंट करना है, इसीलिए वो आपके लिए हो गया क्रेडिटर्स, वो आपका हो गया क्रेडिटर्स, ठीक. बोले इन किन्हीं को कुछ है यहाँ तक, किन्हीं कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं. क्या है? एनीबॉडी? या कोई वर्ड में कुछ प्रॉब्लम आया कि समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं. Anybody can ask any questions till now. अभी तक जितना बताया गया है उसमें आप जो मन वो पूछ सकते हैं, कहीं किन्हीं को कुछ डाउट है तो. नो? चलो और हम लोग कुछ कुछ इसमें वर्ड्स देख लें. नेक्स्ट है बैड डेट. तो व्हाट इज बैड डेट? नाम से ही लग रहा है बैड डेट. बैड डेट मीन्स, बैड मीन्स खराब, डेट मीन्स उधार. तो ये खराब उधार क्या होता है? व्हाट इज बैड डेट? तो बैड मीन्स खराब, डेट मीन्स उधार. तो बैड डेट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम नॉन रिकवरेबल, जो आपको रिकवर नहीं हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं बैड डेट. तो जनरली हम लोग जो गुड्स बेचते हैं, जैसे डेटर्स को हम लोगों ने जो गुड्स बेचा, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट जितना का आपने बेचा, मतलब उधार में जितना क्रेडिट में बेचा है वो सारे के सारे आपको रिटर्न होंगे. इट इज नॉट पॉसिबल. सपोज आई हैव सोल्ड गुड्स फॉर 50,000, इट माइट बी पॉसिबल दैट ओनली 40,000 हैज बीन रिसीव्ड या रिकवर्ड बाय द बिजनेस ने सिर्फ 40,000 रिकवर किया, तो जो 10,000 वो उनका पैसा नहीं मिलेगा. दैट इज नोन एज बैड डेट. तो बैड डेट मीन्स द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल, दैट हैज बिकम नॉन रिकवरेबल, जो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, जो पैसा आपका डूब गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट. नेक्स्ट वन इज सोल्वेंट एंड इनसोल्वेंट पर्सन. अब सोल्वेंट और इनसोल्वेंट, तो सोल्वेंट मीन्स द पर्सन एंड और एंटिटी हु आर कैपेबल ऑफ पेइंग देयर लायबिलिटीज और डेब्ट. सोल्वेंट हम वैसे व्यक्ति है, वैसे बिजनेस को बोलेंगे कि जो अपने जो लायबिलिटी है उनका वो पेमेंट कर सकते हैं, उनके पास उतना रिसोर्सेज है कि वो उसका पेमेंट कर सकते हैं, तो वो कहलाएंगे सोल्वेंट. नेक्स्ट वन इज, इसका जस्ट रिवर्स इज इनसॉल्वेंट. तो इनसॉल्वेंट क्या होगा? इनसॉल्वेंट आर द पर्सन्स एंड और एंटिटी व्हिच आर नॉट एबल टू पे इट्स लायबिलिटीज और डेब्ट.
जो अपना डेब्ट या लायबिलिटी पेमेंट नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट का हिंदी वर्ड है दिवालिया होना। तो दिवालिया होना मीन्स ही इज बीन डिक्लेयर एज एन इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए तो उनको हम लोग बोलते हैं ये दिवालिया घोषित हो गए। तो दिवालिया घोषित कब होंगे? व्हेन यू आर इनकेपेबल ऑफ पेइंग योर डेब्ट और लायबिलिटी। यदि आप अपना जो डेब्ट है और लायबिलिटी है वो पेमेंट करने में आप यदि कैपेबल नहीं है तो आप हो गए इंसॉल्वेंट। कभी कोई क्वेश्चन देगा मिस्टर एक्स हैज बीन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, तो यू हैव टू एज्यूम दैट ही इज इनकेपेबल ऑफ पेइंग हिज डेब्ट्स और लायबिलिटी। यदि कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो हम लोग वहां पे एज्यूम कर लेंगे कि वो अपना डेब्ट या लायबिलिटी का पूरा पेमेंट करने में कैपेबल नहीं है, तो उनको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट मीन्स द पर्सन एंड और एंटिटी हु आर कैपेबल ऑफ पेइंग इट्स डेब्ट और लायबिलिटी, जो अपना डेब्ट और लायबिलिटी पेमेंट करने में कैपेबल है उनको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गया द पर्सन एंड और एंटिटी हु आर नॉट कैपेबल ऑफ और हु आर इनकेपेबल ऑफ पेइंग इट्स डेब्ट और लायबिलिटी, उनको हम लोग बोलेंगे इंसॉल्वेंट हो गए वो। ठीक, अब है और कुछ बस 2-3 और ये करने से आपका जो बेसिक है, बेसिक जो वेरियस टर्म्स है वो हम लोग कवर कर लेंगे। 2-3 और ये करना होगा, उसके लिए हल्का आपको ध्यान देना होगा। अब नेक्स्ट है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि डिस्काउंट लगा हुआ है, इसमें डिस्काउंट है, मिंत्रा में डिस्काउंट है, कि फ्लिपकार्ट में डिस्काउंट है, अमेजन में डिस्काउंट है, लेकिन डिस्काउंट होता क्या है? तो डिस्काउंट के यदि प्रॉपर डिफाइन किया जाए तो डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, मीन्स जितने के वो प्राइस है, जितना उसको सेल करने का जो प्राइस है उसमें कुछ कमी लाना, उसको उससे कम में बेचना, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। यहाँ पे अब 2 तरह के डिस्काउंट हैं, यहाँ पे 2 तरह के डिस्काउंट है, एक है ट्रेड डिस्काउंट एंड अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। अब इसको हल्का हम लोग इसका जरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। अब है ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट आपको बताया गया कि ये डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, जो जितना कि उनका प्राइस है, जो उसका सेलिंग जो प्राइस है उसमें आपको कुछ आपको पैसा छोड़ रहा है, कुछ आपको वो डिस्काउंट दे रहा है, कुछ उसको कम में बेच रहा है। आपको 100 रुपीज का है वो आपको 80 रुपीज में दे रहा है, तो जो 20 रुपीज उसने छोड़ा उसे हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज ऑफ 2 टाइप्स, डिस्काउंट है वो 2 तरीके के हैं, वो एक है ट्रेड डिस्काउंट एंड अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। इसके बारे में हल्का हम लोग कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट बोला जा रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड on the quantity of the goods purchased। तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे डिपेंड कर रहा है? वो क्वांटिटी ऑफ द गुड्स जो आप खरीदेंगे उस पे वो डिपेंड कर रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड या ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड on the basis of quantities of goods purchased। The more you purchase, the more will be the rate of trade discount। जितना ज्यादा आप खरीदेंगे उतना ज्यादा आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। यदि मैं एक एग्जांपल लूं कि एक गुड्स है, उसका पर यूनिट है, उसका प्राइस है ₹10 पर यूनिट, एक खरीदेंगे तो उसका दाम 10 रुपया है। तो आपको ये ऑफर दिया गया कि उसमें लिखा गया कि यदि 100 यूनिट तक खरीदेंगे, यदि आप 100 यूनिट का ऑर्डर देंगे तो आपको 10 ही रुपया लगेगा, मतलब 10 रुपया पर यूनिट जो उसका मेन जो आपका प्राइस था वही लगेगा। लेकिन आपने जो ही आपने 100 यूनिट से ज्यादा डिमांड किया, 100 से जो भी ज्यादा आपने ऑर्डर करेंगे तो आपका जो पर यूनिट प्राइस विल बी रिड्यूस। मान लीजिए मैंने 200 यूनिट का ऑर्डर किया, अप टू मतलब अप टू 100 यूनिट, प्राइस सेट ₹10 पर यूनिट। अब 101 से 200 तक है ₹8 पर यूनिट, और मोर देन 200 मतलब 201 टू 500 है वो ₹6 पर यूनिट। इस हिसाब से यदि आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब मान लीजिए कि मुझे 500 यूनिट खरीदना है तो आपको कितना होगा, कितना लगेगा, 500 इंटू ₹6, दैट मीन 3000 रुपीज में आपको 500 यूनिट्स मिल जाएगा। ठीक, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है इज अलाउड एंड द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज। जितना ज्यादा आप क्वांटिटी खरीदेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्वांटिटी पे आपका डिपेंड करता है।
तो इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, अब अनदर वन इज कैश डिस्काउंट। फिर सेकेंड है कैश डिस्काउंट। अब है व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जब आप गुड्स जो है क्रेडिट में बेचते हैं तो आपको तो हमेशा लगता है कि ये मेरा पेमेंट मिलेगा कि नहीं, ये पेमेंट मिलेगा कि नहीं, हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता है। तो आप क्या करते हैं, एक ऑफर देते हैं टू द डेटर्स। अभी हम लोग जस्ट डेटर्स देखें तो आप डेटर्स को ऑफर देते हैं कि यदि आपने अपना पेमेंट एक 1 मंथ के अंदर में आपने यदि पेमेंट कर दिया तो आपको मान लीजिए 1000 रुपीज देना था, तो जितना भी आपने किया उसका 10% वो डिस्काउंट देंगे। यदि अप टू 1 मंथ ने आपने पेमेंट कर दिया तो वो आपको 10% डिस्काउंट देंगे। ठीक, मोर देन 1 मंथ लगा तो वो बोलेंगे कि ठीक है आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, अर्ली पेमेंट। द अर्लियर द पेमेंट द मोर विल बी द कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। अब वो पेमेंट पे डिपेंड कर रहा है, जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे ठीक है तो उतना आपको ज्यादा आपको कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये हो गया कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द basis of quantity of goods purchased, but cash discount is allowed on the basis of the payment. The earlier the payment the more will be the cash discount। जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे उतना जल्दी आपको कैश, उतना ज्यादा आपको कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैश डिस्काउंट, अनदर वन इज ट्रेड डिस्काउंट। ये हम लोग बेसिक देख रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड होता है, जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप परचेज करेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। कैश डिस्काउंट है वो पेमेंट के समय है, जितना जल्दी आप पेमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये था कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम अभी तक बोलिए, किन्हीं को भी? एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? No. Yeah. Anybody having any problem till now? No. नेक्स्ट हम लोग कुछ और इसमें टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। जैसे एसेट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज क्या है, उसके बाद हम लोग फिर फर्दर हम लोग डिस्कस करें। पहले ये कर लिया जाए। अब एसेट्स, अब एसेट्स बोल रहा है कि द वैल्यूएबल थिंग ऑन बाय द बिजनेस, द वैल्यूएबल थिंग ऑन बाय द बिजनेस आर नोन एज एसेट्स। अब एसेट्स जो है उसको हम यदि क्लासिफाई करें कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स, तो फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट्स का डेफिनेशन बोल रहा है उसका, फिर हम लोग सारे के एग्जांपल करेंगे कि सो दैट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग योर फाइनल अकाउंट, उसमें बैलेंस शीट बनाना होगा तो उसमें ये सब सारे आपको वहाँ पे यूज करने होंगे। बिकॉज एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो आपको बैलेंस शीट में यूज होता है। इसलिए क्या कौन कौन एसेट्स है और वो उसका उसमें वो एसेट्स क्या है, वो हेडिंग में कौन कौन सा एसेट्स इंक्लूड होगा वो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ना एसेट्स हम लोगों ने देखा, उसका एक लाइन यदि डिफिनेशन बोला जाता है, वैल्यूएबल थिंग और द वैल्यूएबल थिंग ऑन बाय द बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। दिस इज द वन लाइन डिफिनेशन। एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट, वो वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स तो वन बाय वन हम लोग करें। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट्स। वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स या टाइप्स ऑफ एसेट्स में फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स को यदि डिफाइन किया जाए तो बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स which are acquired by the business for use in the business। आपने वो बिजनेस वो खरीदे हैं वो एसेट्स अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स which are acquired by the business for use in the business, they are not meant for sale। इसको बेचने के ऑब्जेक्टिव से आप इसे परचेज नहीं किए हैं। नेक्स्ट, इट विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। वो एसेट खरीदे हैं उससे आपका अर्निंग कैपेसिटी आपका बढ़ेगा। तो हो गया इसका डिफिनेशन। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर एक्वायर्ड बाय द बिजनेस फॉर यूज इन द बिजनेस। वो आपने खरीदा है अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए। दे आर नॉट मेंट फॉर सेल, उसको बेचने का ऑब्जेक्टिव से आपने नहीं खरीदा है।
एंड इट विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये आपका बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को इनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा। तो द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स, मोटर कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप लोगों ने यदि खरीदा है तो आपका है फिक्स्ड एसेट्स। नाउ अनदर वन इज करंट एसेट्स। अब करंट एसेट, व्हाट इज करंट एसेट्स? तो बोल रहा है कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर आइदर कैश, तो कैश इज आल्सो पार्ट ऑफ योर एसेट्स। तो कैश जो है, क्या बोला करंट एसेट्स? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर आइदर कैश और व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो करंट एसेट्स वैसे एसेट्स हैं जो कि या तो खुद से ही कैश है या कैश में कन्वर्ट हो, आप उसको इजीली कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में उसको आपको कैश में कन्वर्ट हो सकता है। एंड द वेरियस एग्जांपल्स आर, इसका यदि एग्जांपल बोला जाए तो कैश, कैश कैश तो ऑलरेडी कैश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश एट बैंक, तो वो भी आपका कैश फॉर्म में है, आप कभी भी उसे विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब बहुत सारे वर्ड, डेटर्स। तो डेटर्स मींस आपको पैसा मिलने वाला है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। आप किसी को उधार में बेचते हैं, किसी को क्रेडिट में बेचते हैं, दैट इज नॉट सोल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, कि हम 2 साल बाद पेमेंट करना चाहते, तो वो होता है जब भी आप क्रेडिट में बेचते हैं तब बोलते हैं ठीक है 2 महीना बाद, मतलब आफ्टर 2 मंथ यू विल हैव टू पे, और आफ्टर 4 मंथ, ये नहीं कि साल 2 साल के लिए आप किसी को क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं। तो डेटर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। नेक्स्ट वन इज बिल्स रिसीवेबल। अब बहुत को ये बिल्स रिसीवेबल का पता नहीं कंसेप्ट है कि नहीं, तो दैट बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। तो बिल्स रिसीवेबल बारे में हल्का मैं बोल दूंगा कि डेटर्स के साथ जो हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑरली हो रहा है, कि ठीक है आप उनको बहुत दिन से जान रहे हैं तो वो आपको बोले कि ठीक है मैं 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, अब मान लिया आपको कि वो आपसे रेगुलर आपसे ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो आपने उनको गुड्स दे दिया क्रेडिट में, तो वो आपका डेटर्स हो गया। लेकिन जिनसे आप लिख के लिए हैं, लिख के लिए मीन्स आप आपने उनसे लिखवाया है कि, या आप इनके जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने लिख के दिया है कि पे मी और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और सम ऑफ ₹10,000 आफ्टर 2 मंथ, जिसपे आपको फेथ नहीं है, उनसे आपने लिखवा के लिया है या उनसे प्रॉमिस करा लिया, आई प्रॉमिस टू पे सच पर्सन ₹10,000 आफ्टर 2 मंथ, तो वो प्रोमिसरी नोट हो जाएगा। तो जिन पे आपको फेथ नहीं है तो उससे आप यदि लिखवा के ले रहे हैं तो दैट इज पार्ट ऑफ योर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का वो पार्ट है। ठीक, तो आपने उनको, तो बिल्स, आपका बिल्स रिसीवेबल इज आल्सो पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। नेक्स्ट वन इज स्टॉक। तो स्टॉक है, तो स्टॉक मान लीजिए कि आप स्टॉक में, स्टॉक कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, WIP एंड फिनिश गुड। तो स्टॉक जो यदि आप रॉ मटेरियल्स के रूप में खरीदे हैं उसे, तो आप उसका क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, फिर सेल करेंगे, दैट विल अगेन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक, यदि फिनिश गुड्स खरीदे हैं, यदि पूरा बना बनाया खरीदे हैं, तो आपको उसको बेचने का काम है, तो फिर दैट विल कन्वर्टेड इनटू कैश। तो स्टॉक इज आल्सो पार्ट ऑफ योर करंट एसेट। तो वेरियस एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स आर कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दीज आर योर करंट एसेट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स आर आल्सो देयर, तो जिसको हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं। फिर बहुत सारे बुक में दिया टांजिबल एसेट्स। तो टांजिबल एसेट, व्हाट इज टांजिबल एसेट्स? टांजिबल एसेट्स है, पता नहीं बहुत सारे बुक में उसका डिफिनेशन दे रहा है कि टांजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी कैन सी, टच, फील, तो वो आपका टांजिबल एसेट्स है। तो ऐसा एसेट जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आपके लिए टांजिबल एसेट्स है। तो आजकल के नए बुक में उसका इतना मतलब which we can see, touch, feel, उनके बदले में सिंपल सा एक लाइन वो लिखा है कि tangible assets are those assets which have physical existence, जो फिजिकली है उसे हम लोग tangible assets बोलते हैं। ठीक, ये कैश, कैश का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, ये सब सारे के फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सो दीज आर द tangible assets. Now another one is intangible assets. तो intangible assets, तो tangible assets के हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन बोले तो tangible assets are those assets which have physical existence. अब intangible assets क्या हो जाएगा? Intangible assets are those assets which does not have any physical existence. उनका physical existence नहीं है। और फिर बहुत सारे बुक में देखेंगे intangible assets are those assets which cannot be seen, which cannot be touched, which cannot be felt, etc etc.
तो ऐसा कौन सा एसेट्स है जो which does not have any physical existence? तो उसका the example will be goodwill, patent, copyright, trademark, etc., etc. So the example of intangible assets will be goodwill, patent, copyright, trademark, etc. So these were the various types of assets. Now liability. तो लाइबिलिटी हम लोग पहले भी बहुत बार यूज किए हैं। तो लाइबिलिटी मीन्स बोलेंगे, तो लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर। ये आपका डेब्ट है, ये आपका उधार है, या ऑब्लिगेशन है जो कि आपके बिजनेस को पेमेंट करना है एट सम टाइम इन फ्यूचर, जो कि जिसका आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज है। ठीक है, वो आपका लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज के लिए हम लोग एग्जांपल करें तो लाइबिलिटी का एग्जांपल करें जिसको आपको पेमेंट करना है, तो लाइबिलिटीज आर द डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे इन फ्यूचर। लाइबिलिटी वैसा डेब्ट या ऑब्लिगेशन है जो कि एंटरप्राइज को फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो इसका एग्जांपल यदि हम लोग करें तो क्रेडिटर्स, अब बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, तो वो क्योंकि क्रेडिटर्स हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए, क्रेडिटर्स वैसे इंडिविजुअल हैं कि वैसे एंटिटी है जिससे आपने उधार में गुड्स लाया, तो देन यू हैव टू मेक पेमेंट टू द क्रेडिटर्स इन फ्यूचर, आपको उसको पेमेंट करना है। तो इसीलिए ये सब आपके सारे लाइबिलिटीज के पार्ट हुए। तो अभी तक में किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? कोई डिफिनेशन में किसी में किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, जब किसी में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं कि क्या हुआ, ये किस तरह हुआ। एनीबॉडी एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? हेलो, anybody having any problem related with any topic, any term that you are not able to understand? No. Sir, bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो रहा है देखिए, तो एन इंडिविजुअल जो है, मतलब हम लोग हैं, तो अब मतलब बैंक में जनरली हम लोग कितने तरह के अकाउंट जान रहे हैं। एक जान रहे हैं कि सेविंग अकाउंट होता है जो कि जनरल सारे इंडिविजुअल्स के होते हैं। एक है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट आर नॉट फॉर जनरल पब्लिक, करंट अकाउंट जो जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। ठीक, तो करंट अकाउंट फिर क्या है, तो हम लोग सेविंग अकाउंट में देख रहे हैं कि सेविंग अकाउंट में हम लोग अपना, और जितना जनरल पब्लिक है सभी को, सभी का सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट में हम लोग का जो भी रहता है, जो भी अमाउंट हम लोग बैंक में रहता है, उससे आपको बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। जैसे अभी 2.5% या 2.75% वॉट एवर इट इज, जो कि 3% था उसको कम कर दिया गया। ठीक, तो ये हो गया सेविंग अकाउंट, दैट इज मेंट फॉर जनरल पब्लिक। और नाउ फॉर बिजनेसमैन अब है करंट अकाउंट। जो है करंट अकाउंट इज ओनली मेंट फॉर द बिजनेसमैन। तो करंट अकाउंट जो है ओनली बिजनेसमैन जो है अपना बैंक में कोई स्टार्ट कर सकता है, बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए इट इज ओनली मेंट फॉर बिजनेसमैन। अब है डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व। आपका ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, अच्छा इसका लाखों का ट्रांजेक्शन है। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर बिजनेस एंड द ट्रांजेक्शन एंड द ट्रांजेक्शंस, बैंक जो है आपको जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अभी मान लीजिए, मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू और कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मेरा सेविंग अकाउंट है, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा सेविंग अकाउंट है। अब मेरे अकाउंट में ओनली देयर इज ओनली 10,000 रुपीज, मेरे अकाउंट में अभी 10,000 रुपया रखा हुआ है। ठीक, एंड मैंने क्या किया कि वो 20,000 का चेक इशू किया, किसी को मैंने 20,000 का चेक इशू कर दिया, 20,000 का चेक दिया। अब वो चेक जो है बैंक में जाएगा तो डेफिनेटली दैट चेक विल बी बाउंस, दैट चेक विल बी डिजॉनर्ड, वो चेक ऑटोमेटिक आपका डिजॉनर हो जाएगा। ठीक, और बैंक जो आपका डिजॉनर के लिए आजकल बहुत स्ट्रिक्ट रूल भी है, आपको यदि कोई केस करेगा तो बहुत सजा भी हो सकती है। नहीं तो बैंक जो है वो आपका जो चेक जो बाउंस हुआ उसके लिए सर्टेन अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट करेगा। तो ये हो गया कि इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट। अब मान लीजिए कि मेरा करंट अकाउंट, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरा करंट अकाउंट है कोई बैंक में।
अब बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया और मेरा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ₹1,00,000 का। दैट मीन्स वट एवर द अमाउंट दैट मे बी इन माई करंट अकाउंट में जो भी मेरा अमाउंट है उससे मैं ₹1,00,000 और एक्स्ट्रा निकाल सकता हूँ। ओके, ठीक। अब मान लीजिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे अकाउंट में अभी उसमें मेरा ₹10,000 है। अब मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज है ₹1,00,000 का, तो मैं यहाँ पे 60,000 का भी चेक इशू करूंगा। यदि मैं यहाँ 60,000 का भी चेक इशू कर रहा हूँ तो वो चेक डिजॉनर नहीं होगा, उसका पेमेंट किया जाएगा। तो ये जो बैंक जो है करंट अकाउंट होल्डर को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो जितना उनके अकाउंट में है उससे ज्यादा वो अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। वो फैसिलिटी को हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और जो बैंक जो है जितना अपने एक्स्ट्रा अमाउंट अपना अकाउंट में था उससे ज्यादा अपने जो भी निकाला है तो बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट, उस पर बैंक आपका इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और यहाँ पे इन केस ऑफ करंट अकाउंट जो है बिजनेसमैन को करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाता, बैंक जो है उस पर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता है। तो इसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द करंट अकाउंट होल्डर। तो हु आर द करंट अकाउंट होल्डर? द बिजनेसमैन आर द करंट अकाउंट होल्डर। या बिजनेसमैन या जो भी बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, उनका करंट अकाउंट हो सकता है। तो बैंक डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व वो आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स जितना आपके पास है अकाउंट में उससे ज्यादा यदि आप निकाल सकते हैं तो वो आपको बोलते हैं बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया। वो आपको लिमिट कर देता है कि आप किसी को 1,00,000 का है, किसी को 5,00,000 का है, किसी को 10,00,000 का है, किसी को 50,000 का है, उस तरह से उसका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इसको करंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और करंट अकाउंट होल्डर इज ओनली मेंट फॉर बिजनेस, वो बिजनेस के लिए है। और किन्हीं को कुछ या और कुछ किन्हीं को समझ में ना आया हो, यू आर फ्री टू आस्क। कोई पॉइंट में डाउट है किन्हीं को भी, या कुछ नया चीज और कुछ यदि जानना है वो भी बोल सकते हैं। यदि किन्हीं को कुछ भी कोई ऐसा है वर्ड जिसमें उनको प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई वर्ड में भी किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम, कोई ऐसा टर्म कभी सुने होंगे यदि उसके मीनिंग नहीं जान रहे हैं या मीनिंग उनको नहीं पता है तो वो भी पूछ सकते हैं कि सर ये क्या होता है। आप पूछ सकते हैं, कभी पढ़े होंगे तो कोई ऐसा वर्ड मिला हो तो यू आर फ्री टू आस्क। अब बोलिए। तो और मैं 3-4 वर्ड बोल के फिर तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में चला जाऊंगा, इसलिए किन्हीं को कुछ है तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेरीज? कुछ ऐसा नया वर्ड नया टर्म जो आप सुने ना हो तो आप पूछ सकते हैं। नो, आगे बढ़े। किन्हीं को कोई क्वेश्चन नहीं? चलो और 2-3 मैं वर्ड और करता हूँ, किन्हीं को कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हो सकता है मैं अभी नहीं डिस्कस किया हूँ लेकिन वो कभी वर्ड देखे हो, उनका मीनिंग उसको पता नहीं है, आपको यदि पता नहीं है तो आप फिर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 2-3 वर्ड और कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तभी बहुत सारे हम लोगों ने टर्म्स देखा, तो फिक्स एसेट्स भी देखा। तो फिक्स एसेट्स में हम लोगों ने देखा कि फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर एक्वायर्ड बाय द बिजनेस फॉर यूज इन द बिजनेस। उसको बिजनेस में यूज करने के लिए फिक्स एसेट्स खरीदा गया। दे आर नॉट मेंट फॉर सेल, उसे बेचने के लिए नहीं खरीदा गया। ठीक, एंड इट विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। फिक्स एसेट्स से आपका अर्निंग कैपेसिटी आपका बढ़ेगा बिजनेस का। नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 वर्ड हम लोग उसको पहले डिफाइन कर लें, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। Depreciation means decrease in the value of fixed assets due to wear and tear, due to use, due to passage of time, उसको हम बोलते हैं depreciation। तो आपकी सिंपल सा ये भी आप लगा सकते हैं कि कोई फिक्स एसेट जो है उसके जो मूल्य है उसका जो वैल्यू में कमी आने को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन खरीदा, इसका कैलकुलेशन जनरली किस ढंग से होता है। सपोज एक मशीन खरीदा गया जिसका वैल्यू था ₹1,00,000,
एंड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द मशीन वो बताया गया कि मशीन जो है आपका 10 ईयर्स चलेगा, ठीक है। दिस मशीन विल वर्क फॉर यू फॉर 10 ईयर। तो 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10, तो दैट विल बी 10,000 रुपीज विल बी योर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, विल बी योर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या होगा, क्योंकि किसी का जितना लाइफ है उसी में उसका कितना उसका डिप्रिसिएशन होगा, दैट कैन इजिली बी कैलकुलेटेड। अब मान लीजिए कि एक मशीन है जिसका वैल्यू है 5 लाख रुपीज, और वो पता है कि ये 10 ईयर्स इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, तो डिप्रिसिएशन अमाउंट कैन इजिली बी कैलकुलेटेड। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, एवरी ईयर यू हैव टू चार्ज डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50%। ये हम लोग मान सकते हैं कि हर एक साल उसका वैल्यू 50,000 रुपये से कम हो रहा है, ठीक। 5 लाख में मशीन खरीदा और उसका लाइफ है 10 ईयर, तो एवरी ईयर डिप्रिसिएशन अमाउंट विल बी 50,000 रुपीज। तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद वो मशीन का वैल्यू कितना हो गया, तो हम लोग बोलेंगे 50,000 डिप्रिसिएशन, अभी 4,50,000। 2 साल के बाद कितना उसका वैल्यू हो गया, 4 लाख रुपीज। इसी तरह 50 50,000 50,000 50,000 करके उसका वैल्यू में कमी आएगा, उसे हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कैन इजिली बी डिफाइंड एज कि डिप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज, ड्यू टू वेयर एंड टियर, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम। इन सब चीजों से फिक्स एसेट्स के वैल्यू में कमी जो आ रही है उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक। अब बहुत सारा बोलता है कि पैसेज ऑफ टाइम से भी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने एक नया टीवी खरीदा और पूरा एलईडी टीवी खरीदा, उसका वैल्यू है 1 लाख रुपीज, मैंने उसका यूज भी नहीं किया, मैंने घर में लाके उसे रख दिया, और जो पुराना टीवी है उस वही चल रहा है चल रहा है चल रहा है। मैं सोचा चलो बाद में लगाऊंगा, अब बाद में लगाऊंगा, फिर बोला कि नहीं मेरा पुराना ही वाला अच्छा है, क्यों नया लगाऊंगा। अब मान लीजिए कि ये टीवी जो नया मैं खरीद के लाया 1 लाख रुपीज का, तो मेरा घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, तो मान लीजिए 2 साल बाद मैं किसी को बेचूंगा, क्या वो मुझे 1 लाख देगा? बिल्कुल नहीं देगा। 1 लाख है तो मार्केट प्राइस है, वो तो नया जाके मार्केट से खरीद लेगा। आपको क्या करना होगा, ही विल डेफिनेटली पे यू लेस देन रुपीज 1 लाख, वो आपसे 1 लाख रुपीज से कम पेमेंट करेगा। हमारे 80,000 दिया कि 90,000 दिया, तो जो रिमेनिंग 10,000 है दैट इज द डेप्रिसिएशन। तो पासेज ऑफ टाइम, आप कुछ ला के नया रख दे और टाइम बीतते गया तो उससे भी उसका वैल्यू में कमी आती है, उसको भी हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर मीन्स अभी यूज कर रहे हैं तो उससे उसका वेयर एंड टियर हो रहा है, तो उससे भी उसकी कमी आना, ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नाउ तो जो भी फिक्स प्लांट खरीदे हैं उसमें उस प्लांट एंड मशीनरी में कमी आएगा, मोटर मोटर व्हीकल है उसमें कमी आएगा, फर्नीचर में उसका वैल्यू में कमी आएगा, उससे हम लोग सारे को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। नाउ देयर आर सम एसेट्स हुज वैल्यू इंक्रीजेज विद द पासेज ऑफ टाइम। बहुत सारा इस तरह का भी एसेट्स है जिनके वैल्यू में बढ़ोतरी होती है, जिनका वैल्यू इंक्रीज होता है, तो जिसका भी वैल्यू में इंक्रीज हो उसे हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन। जिसका वैल्यू जो भी फिक्स का वैल्यू में इंक्रीज होगा उसे हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, जो फिक्स एसेट्स के वैल्यू में यदि बढ़ोतरी हो रही है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एप्रिसिएशन या द बेस्ट एग्जांपल वैसा एसेट का जिसका वैल्यू में बढ़ोतरी होगी, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। वो आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, आपने लैंड खरीदा 1 लाख रुपीज में, आफ्टर 10 ईयर्स उसका इट माइट बी पॉसिबल 10 लाख का हो जाए, 20 लाख का हो जाए, 50 लाख का हो जाए, तो उसका वैल्यू में जो आपकी इंक्रीज हुआ, वैल्यू में जो बढ़ोतरी हुई, उसे हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन। वो हो गया आपका एप्रिसिएशन, ठीक। तो दीज वर द वेरियस टर्म्स यूज्ड। अब आपके बुक्स में बहुत सारे देखा मैं क्या क्या और है, तो बहुत कैपिटल एंड रेवेन्यू, तो वो भी आपके बुक्स का पार्ट था। तो कैपिटल के तो हम लोग देख चुके हैं। कैपिटल हम लोग देखें कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अभी हम लोग देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। ये हम लोग 3-4 टॉपिक और ये कवर करेंगे। आज इतना हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोग आज कर लें, सो दैट कि कल से फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर?
तो बोला जा रहा है, फिर हम लोग इसको नहीं पास हो तो मैं इसका डिफिनेशन और साथ में इनका जो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इजी वे में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बोला जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग कर ले कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड, क्या क्या चीज पे इनकर हो रहा है, फर्स्ट टू एक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट। जब भी आप कोई कैपिटल कोई एसेट्स खरीदते हैं तो दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर। मैं अभी प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 5 लाख रुपीज का, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी आपने बिल्डिंग बनाया 50 लाख रुपीज का, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, टू एक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट। आप यदि एसेट खरीदते हैं तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी एसेट खरीदे, फर्नीचर खरीदे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्या हो गया फर्स्ट पॉइंट, टू एक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट। आपने एक्वायर किया, एक्वायर मींस परचेज, आपने परचेज किया या एक एसेट्स को बनाया दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग को आपने यदि बनाया या मशीनरी को ही बनवाया तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। ठीक, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड। उसमें देयर आर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज टू एक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट, टू एक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट। सेकंड वन इज टू एक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ इंड्यूरिंग नेचर। तो to acquire or bring into existence an advantage or benefit of enduring nature। आपने कुछ एक्वायर किया फिक्स एसेट को या कोई एसेट्स एक्वायर किया enduring nature। enduring नेचर मीन फॉर लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक यूज करने के लिए आपने कुछ एक्वायर किया एसेट्स को, क्योंकि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी purchase of land and building, purchase of plant and machinery, purchase of furniture and fittings will be example of your capital expenditure. So these were the example of capital expenditure. In simple words, we can say that if you are purchasing any asset, that is your capital expenditure. आप कोई assets खरीद रहे हैं, वो आपका capital expenditure का part है। ठीक, next one is revenue expenditure। तो बोल रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड टू मेंटेन द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। मींस आपका बिजनेस का, और सेकंड पॉइंट भी कर ही लेते हैं एग्जांपल से करेंगे, टू कैरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस में जो रोज आपको जो चलाने के लिए जो भी खर्च की जरूरत है, ठीक, उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे हर महीना आपको रेंट पे करना है तो रेंट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मींस बिजनेस चलाने के लिए आपको जो डे टू डे एफर्ट ऑफ बिजनेस चलाने के लिए जो भी आपको एक्सपेंडिचर है दैट इज पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल रेंट, सैलरी, वेजेज, रिपेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कमीशन, वो सारे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग यदि सिंपल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो कोई यदि फिक्स एसेट्स एक्वायर करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए, जो भी खर्च किए, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स एक्सेट्रा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कि जो आपका एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कैरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी खर्च आपका बिजनेस को नॉर्मल ऑपरेटिंग कोर्स ऑफ बिजनेस में चलाने के लिए जो भी आपका खर्च है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरी, वेजेज, रिपेयर्स, कमीशन, डिस्काउंट, ऑल रेवेन्यू। इसका हम लोग सिर्फ 2-3 इसका डिफरेंस कर ले। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका सिर्फ 2-3 हम लोग करें तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर में
Capital expenditure is incurred for acquisition of fixed assets for use in the business. Capital expenditure जो वो की जाती है, वो खर्च की जाती है क्या चीज करने के लिए? टू एक्वायर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए की जाती है बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फॉर यूज इन द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका एक्सपेंडिचर है जो आपने किया है फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर यूज इन द बिजनेस। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। आपका जो बिजनेस जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस है उसको कंडक्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, बस हम लोग तीन इसमें डिफरेंस कर लेंगे, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। Capital expenditure is of non-recurring nature. What is non-recurring nature? That means non-recurring means जो हमेशा नहीं होता है। Recurring means जैसे आपने बैंक में recurring अकाउंट किया तो हर एक महीना आपको डिपॉजिट करना हो रहा है। Every month you have to deposit. But in case of capital expenditure is of non-recurring nature. That means ये हमेशा नहीं होता। मैंने मान लीजिए कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उसको मैं अगले 10 सालों तक यूज करूंगा, तब अगले 10 साल के बाद में नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी खरीदूंगा, तो इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफ रिकरिंग नेचर, वो आपको हमेशा करते रहना है। फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे एग्जांपल से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं कि सैलरी हर एक मंथ देना है, वेजेज हर एक मंथ देना है, रेंट हर एक मंथ देना है, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफ रिकरिंग नेचर। ठीक, नेक्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर। आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है, मान लीजिए आपने एसेट्स खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर एंड फिटिंग खरीदा, जो भी खरीदा, उसका बेनिफिट जो है आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, उसका तो आप 50 साल 100 ईयर्स आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्नीचर खरीदा, उसका 5 10 15 ईयर्स आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उसका भी 10 से 15 साल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका बेनिफिट जो है आपको 1 साल से ज्यादा उसका बेनिफिट आपको मिलता है। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट्स बेनिफिट्स एक्सटेंड्स टू ओनली 1 ईयर। आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट जो है ओनली 1 ईयर के लिए है। तो these were the points related with capital expenditure and revenue expenditure. अभी तक में किन्हीं को कुछ है और कुछ पूछना इसमें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मुझे अकाउंटिंग कंसेप्ट है, वो तो बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है। आज हम लोग का टारगेट है वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, वो मुझे एक समझाना है। अभी तक किन्हीं को कुछ ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया, यू आर फ्री टू आस्क। एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? अभी तक कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया पूछिए। एनीबॉडी? No. Till now, no problem, no? Yeah? Now, next one is, today we will cover 2 or 3 more topics. Next one is basis of accounting. अब इसका जरा सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तो basis of accounting. What are the different basis of accounting? One is cash basis of accounting, another one is accrual basis of accounting. So before that, और बहुत सारे वर्ड्स आपका जो है जो नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट उनको हल्का प्रॉब्लम हो सकता है उसमें। मैं पहले और 2-3 वर्ड पहले उनको एक्सप्लेन और टर्म्स उनको एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। वन इज आउटस्टैंडिंग, वन इज आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? For example, outstanding rent, outstanding wages, outstanding salary. What is outstanding? For example, outstanding wages, outstanding salaries, outstanding rent. What is outstanding?
Here outstanding means outstanding rent, outstanding wages, outstanding salary. Outstanding means expenses due but not yet paid. Expenses due but not yet paid is the meaning of outstanding. Expenses due but not yet paid. For example, अभी मान लीजिए चल रहा है आपका मई, अप्रैल का सैलरी अभी तक मुझे मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट रिसीव द सैलरी ऑफ अप्रैल। तो क्या हो गया, वो मेरे जो एम्प्लॉयर है गवर्नमेंट के लोग, क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स ड्यू, मीन्स क्या हो गया, जब वो समय हो गया तो मेरा तो सैलरी ड्यू हो गया, ऑन 30th अप्रैल मेरा सैलरी ड्यू हो गया, लेकिन अब तो उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या हो गया, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन इज prepaid. Prepaid expenses. That means expenses paid in advance is your prepaid. ठीक है, जब हम लोग पूरा अकाउंटिंग कंसेप्ट करेंगे तो इसके बारे में और हम लोग, या जब फाइनल अकाउंट करेंगे तो इसके बारे में और हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। नाउ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ACCRUAL बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें ध्यान क्या होगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो बोला जा रहा है अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग entries in the books of accounts are made when cash is received and cash is paid. अंडरस्टैंड बहुत ही आसान है ये। व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो बोला जा रहा है अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कैश इज पेड और व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ठीक, इट इज इमटेरियल कि ये किस फाइनेंशियल ईयर का है। अच्छा, बिफोर दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। ये हम लोग हल्का जान लेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर, तो वो हम लोग कर लेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर मीन्स जो आपके कैलेंडर में रहता है। कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर। कैलेंडर ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक वो चलता है। एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो दिस इज द कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। अब ये सोचिए कि हम लोग हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, और आप वेदर यू आर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए सपोज आई एम फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। अंडर कैश बेसिस क्या बोला गया, अंडर कैश बेसिस एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड व्हेन कैश इज पेड। जब पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है। अब लास्ट ईयर का, अभी मान लीजिए मई चल रहा है, तो लास्ट ईयर का फरवरी मार्च का भी सैलरी पेमेंट नहीं किया गया। ठीक, उसका पेमेंट इन द मंथ ऑफ मई किया गया। तो इन द मंथ ऑफ मई द सैलरी ऑफ फरवरी मार्च अप्रैल जो है वो पेमेंट किया गया। तो यदि आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, इफ यू आर फॉलोइंग द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो योर बुक्स ऑफ अकाउंट जो है कभी वो सही नहीं बन पाएगा। ठीक, तो उससे ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस इफ यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट, इफ यू विल ट्राई टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि जब वो पेमेंट होगा तब रिकॉर्ड करेगा, जब वो कैश रिसीव होगा तब रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का क्या प्रॉफिट या लॉस है, तो वो आपको पता करने में वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क है। मान लीजिए कि मैंने मई मंथ में फरवरी का अभी सैलरी पेमेंट किया, फरवरी मार्च का पेमेंट किया, तो मई मंथ में उसका रिकॉर्ड होगा। तो कोई बोलेगा इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में आपने क्या प्रॉफिट अर्न किया, तो आप कभी आप उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।
तो वो कैश बेसिस। तो कैश बेसिस यदि हम लोग सिंपल समझे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, तो क्या अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम when cash is paid and when cash is received, and it is not a systematic way of recording मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। अंडर कैश बेसिस जो है आप सही ढंग से आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। यू विल नॉट एबल टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस एक्यूरेटली ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आप सही में प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट नहीं कर सकते अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब अक्रूवल बेसिस में होता है कि एट द टाइम ऑफ or when transactions takes place, that will be recorded in the books of account. That is your accrual basis of accounting. Under accrual basis, revenues and costs are recorded in the books of account at the when transactions takes place. जो ही हुआ वो उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जो ही सेल हुआ उसे सेल में रिकॉर्ड करेंगे। इन अंडर कैश बेसिस जब उसका पेमेंट मिलेगा तब रिकॉर्ड करेंगे। दीज वर द टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वन इज कैश बेसिस एंड वन इज अक्रूवल बेसिस। अंडर कैश बेसिस हम लोगों ने देखा, अंडर कैश बेसिस एंट्रीज विल be recorded in the books of accounts when cash is received and cash is paid. Otherwise, no entry will be recorded in the books of account. जब पेमेंट करेंगे, जब कैश पेमेंट करेंगे या पेमेंट रिसीव करेंगे तभी उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसका रिकॉर्ड हम लोग नहीं करेंगे। बट अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द when transactions takes place। जो ही सेल हुआ रिकॉर्ड कर लेंगे, जो ही मंथ एंड हो गया सैलरी पे हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, तो आपको वो सैलरी का रिकॉर्ड कर लेना है। तो दैट इज योर अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो these were the two basis of accounting. One basis is income basis and another basis is your accrual basis. These were the two basis of accounting. इन्हें कुछ है इसमें पूछना पूछिए, नहीं तो फिर मैं यार अकाउंटिंग कंसेप्ट कर दूंगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक, इन्हीं को यदि कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस या जितना भी बताया गया है कहीं पे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? इनको अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। Anybody having any problem till now? No. No, next topic. And this is one of the important topic for you people, that is basic accounting concept. And definitely in every examination, even in graduation semester system, some questions are definitely asked from this topic. So इनका concept आप clear रखेंगे। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो देयर आर 13 बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। मैं उनको आपको थॉरोली सिर्फ कुछ उसका मेन पॉइंट सारा मैं डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट का। तो फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? तो बोल रहा है कि द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एज्यूम्स दैट द बिजनेस हैज अ सेपरेट एंड distinct entity from its owners। ये इसका बेसिक इसका डेफिनेशन है कि बिजनेस एंटिटी assumes that a business has a distinct and separate entity from its owners। What does it mean? It means that both the owner and the business are two separate and distinct entity। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है मीन्स वो द बिजनेस एंड बिजनेसमैन जो है दोनों अलग अलग, दोनों का एंटिटी है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। वी आर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस एंड नॉट द बिजनेसमैन। हम लोग जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो एंट्री करते हैं वो हम लोग बिजनेस का पर्पस से करते हैं, नॉट द बिजनेसमैन। हम लोग बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं है। फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द पर्सनल ट्रांजेक्शन, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेसमैन। हम लोग बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो बिजनेस का बनाएंगे। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बनाएंगे
कि ऐसा नहीं कि हम लोग मुकेश अंबानी का हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे टाटा एंड सन्स का, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ठीक, हम लोग हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे बिजनेस का, नॉट दैट ऑफ द बिजनेसमैन। तो इसको पता है बहुत बार ये बोला जाता है, प्रूफ कीजिए कि हाउ द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग है। इसको प्रूफ करने के लिए बोला जाता है बहुत बार। तो इसको प्रूफ हम लोग कर सकते हैं कि whatever the amount invested by the proprietor into the business, बिजनेस में मालिक के द्वारा जो भी फंड लगाया गया, जो भी पैसा लगाया गया, जिसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं, द बिजनेस ट्रीट दैट अमाउंट और दैट कैपिटल एज ए लाइबिलिटी। बिजनेस जो है उसे अपना लाइबिलिटी मानता है, बिजनेस बोलता है कि ये मेरा लाइबिलिटी है, जो कि लाइबिलिटी का हम लोग डिफिनेशन देख चुके हैं। लाइबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन ऑफ डेट व्हिच द एंटरप्राइज हैज टू पे इन फ्यूचर। लाइबिलिटी हम लोग देख चुके हैं, लाइबिलिटी वैसा डेट से ऑब्लिगेशन है जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना है। बिजनेस इसे क्या कर रहा है, बिजनेस इसे अपना लाइबिलिटी ट्रीट कर रहा है। ठीक, तो कभी पूछा जाए कि बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट क्या होते हैं, यू कैन इजीली डिफाइन द बोथ द बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर हैविंग टू सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी, दोनों अलग अलग है। हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, हम लोग बिजनेस का बनाते हैं, हम लोग बिजनेसमैन का नहीं बनाते हैं। ठीक, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो हम लोग प्रूव करके भी देखें कि मालिक के द्वारा बिजनेस में जो भी फंड लगाया गया, जो भी कैपिटल लगाया गया, तो बिजनेस उससे क्या ट्रीट कर रहा है, बिजनेस उससे लायबिलिटी के रूप में। ठीक, नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आप लोग सारा कंसेप्ट एक बार अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि कॉमर्स कभी आगे भी पढ़ना होगा तो अकाउंटिंग एंट्रीज और बेस्ड अपॉन दी अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिनको अभी भी मैं बताऊंगा कि यदि प्रॉब्लम होगा, यदि कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा आप मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड हैपनिंग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो है वो बताता है कि वही ट्रांजैक्शन या वही हैपनिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स और दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में है उसी को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स यदि बोलेगा बनाने के लिए कि ठीक है बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, यदि तो वो कितना डिफिकल्ट होगा, मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बोलेगा अ कंपनी हैज 5 एकड़ ऑफ लैंड्स, मैं पूछूंगा कि कितना उसके पास कितना एसेट्स है, देखिए कितना डिफिकल्ट होगा वो बताना आपको। अ कंपनी हैज 5 acres of land, a company has 20 computers, a company has 1 building, a company has 5 rooms, a company has 100 quintals of stock। ये सब यदि मेंशन किया हो तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस ढंग से लिखेंगे? इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे एंट्री करेंगे? ठीक, तो इसीलिए रूल बना दिया गया कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड हैपनिंग should be recorded in the books of accounts which can be expressed in monetary terms। इसको हम लोग monetary terms में express कर सकते हैं, वही हम लोग को books of accounts में record करेंगे। इसी को यदि लोग सारे को यदि money monetary terms में convert कर ले, अच्छा 5 acre of land is equal to 50 lakh रुपए, okay, building, the value of building 40 lakh rupees, okay, the value of stock 10 lakh rupees, the value of furniture 20,000 rupees, the sum total will be the assets of that company। तो वो जो है यदि सारे को मॉनेटरी टर्म्स में होंगे तो यू कैन इजीली रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अदरवाइज इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। कुछ एकड़ में होगा, कुछ उसका क्विंटल्स में होगा, कुछ अमाउंट में होगा, तो हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में बोला जा रहा है ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड हैपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है ठीक हम लोग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, नहीं हम लोग कर पाएंगे। तो ये हो गया मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट मीन्स हम लोग वही ट्रांजैक्शन को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे जो कि मॉनेटरी टर्म्स में है, जो कि रुपीज में दिया हुआ है।
ठीक, इन इंडिया रुपीज, इन यूएसए डॉलर, या जो देश में जो चल रहा है, तो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बोल रहा है हम लोग ये कंपनी का जो फीचर देखे थे उसमें भी था कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स पे को, बट द कंपनी विल गोज ऑन फॉरएवर। उसी तरह गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी उससे मिलता जुलता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम्स दैट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम्स दैट अ बिजनेस फर्म will continue or a business firm would continue its operation indefinitely. A business firm would continue its operation indefinitely, that is for a fairly long period of time, and will not be liquidated in the foreseeable future. मीनिंग हो गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये एज्यूम कर रहा है कि एक बिजनेस फर्म जो है वो लंबे समय तक चले, एंड इट विल नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फोर्सिबल फ्यूचर। ये नजदीकी कोई समय में वो आपका बंद होने वाला भी नहीं है, वो आपका जो कंपनी है वो बंद होने वाला भी नहीं है। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक, अब तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो ये समझ में आया, लेकिन इसमें जो मेन इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, इसमें एक पॉइंट है कि दिस इज वन ऑफ द मेन अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच एसेट्स आर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये कंसेप्ट के बदौलत ही हम लोग एसेट्स को आपका बैलेंस शीट में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, इससे मतलब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये अज्यूम करे कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और ये जो दिखने वाला फ्यूचर है उसमें ये बंद होने वाला भी नहीं है। ये जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अज्यूम कर रहा है। ठीक, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये अज्यूम कर रहा है। तो मान लीजिए यदि ये कंसेप्ट नहीं रहता तब क्या होता? तब मान लीजिए मैं कोई एसेट खरीद के लाता, तो उसी समय उसको मैं मान लीजिए कि 1 लाख का वो एसेट खरीदा और ये मुझे पता है 10 साल चलेगा, लेकिन वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं होता तो वो 1 लाख रुपीज को मैं उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देता, उसे मैं एसेट्स में शो नहीं करता। एसेट में शो कर रहा हूँ, हर एक साल उसे 10,000 डिप्रिसिएशन राइट ऑफ कर रहा हूँ, तो 10 मतलब इन द नेक्स्ट 10 ईयर वो आपका बैलेंस शीट में रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे ही एसेट जो है वो आपको बैलेंस शीट में अपने आप शो करते हैं। तो वो हो गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या एज्यूम कर रहा है कि a business firm would continue its operation for an indefinite period of time and will not be liquidated in the foreseeable future. ये नेक्स्ट है, अभी तो हम लोग 3 देखें। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंसेप्ट। तो कॉस्ट कंसेप्ट बोल रहा है द कॉस्ट स्टेट्स दैट all the expenses will be recorded in the books of account at their purchase price. कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो बताता है कि सारे जो एसेट्स जो खरीदे हैं आपने, कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट all the assets should be recorded in the books of accounts at their purchase price. जितने में खरीदे हैं उतना में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो here it includes मतलब उसमें क्या क्या शामिल है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। इसमें यदि बोला जाए, ये तो मैंने पूरा डिफिनेशन आपको बताया, इसको यदि बोला जाए एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग और इसको इजी वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने कहा कि कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट assets should be recorded in the books of account at their purchase price, which include cost of acquisition, cost of transportation, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग एसेट रेडी टू यूज। तो मैं सिंपल का कंसेप्ट दे दूंगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस बोलेगा कितने में खरीदे और कितने में, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस कितने में खरीदे। फॉर एग्जांपल मैंने एसेट्स खरीदा 1 लाख रुपीज में। ठीक, नेक्स्ट आगे बोला गया इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन मींस कॉस्ट ऑफ परचेज, कितने में खरीदा 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट इज नॉट पॉसिबल दैट जहां से खरीदे मतलब जहां खरीदे वही आपका फैक्ट्री है, इट इज नॉट पॉसिबल,
तो वहां से आपके फैक्ट्री तक जाएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज 10,000 रुपीज। तो मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो एसेट्स आपने खरीदा 1 लाख रुपीज में, 10,000 उसका ट्रांसपोर्टेशन में लगा, तो फिर उसको इंस्टॉल करने में कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज 20,000 रुपीज। तो बोला जाएगा आपने ये सेट कितने में खरीदा और कितने में इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है। सो द टोटल अमाउंट विल बी रुपीज 1,30,000। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,30,000 शो करना होगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट all the assets should be recorded in the books of accounts at their purchase price, which includes cost of acquisition, cost of transportation, cost of installation, and making the asset ready to use. एसेट्स का वैल्यू तो हमेशा कम ज्यादा होता है। तो ये प्रॉब्लम क्या होगा कि कॉस्ट में ही परचेज प्राइस में रिकॉर्ड करने के लिए क्यों कहा गया है, बिकॉज अभी कोई बोले कि मैं एसेट खरीदा, उसका वैल्यू अभी 1 लाख रुपीज है, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख लिखूं, 5 लाख रुपीज है कि 5 लाख लिखूं, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा। तब क्या होगा कि आपने 1 लाख रुपीज में जो खरीदा उसके लिए तो आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, वाउचर है कि हाँ मैंने 1 लाख रुपया खरीदा है। मार्केट प्राइस है वो तो सिर्फ बोलने की बात है, इतना इसका दाम हो सकता है। यदि उस बेसिस पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो देन इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए बोला जा रहा है कि ऑल द एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस। जितना में खरीदे उतना ही पे रिकॉर्ड कीजिए। क्या मार्केट प्राइस है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो मार्केट प्राइस ये सब आपका गेस है, इतना में हो सकता है, ठीक। तो मार्केट प्राइस के बेसिस हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ऑल द एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द परचेज प्राइस व्हिच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। वो सारे जोड़ के जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ द एसेट। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो रेवेन्यू का हम लोग डिफिनेशन इसलिए स्टार्ट नहीं किए, रेवेन्यू का डिफिनेशन लोग स्टार्टिंग में ही कर लिए कि रेवेन्यू क्या होता है, ठीक। अभी हम लोग आएंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो सोचिए यहाँ बिजनेस जो है वो कंजर्वेटिव में कंसेप्ट एडॉप्ट करता है। अब सोचिए दो के लिए अलग अलग रूल है। बोल रहा है कि revenue should be recorded in the books of accounts only when it is realized, ठीक। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बोल रहा है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, ठीक। फिर आगे बोल रहा है हियर अराइजेस टू क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज हो रहा है। व्हाट इज रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या है, एंड द व्हेन द रेवेन्यू इज सेट टू बी रियलाइज्ड, रेवेन्यू क्या है और रेवेन्यू रियलाइज्ड हम कब कहेंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्या पहले तो क्या बोला गया कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। तब आपके मन में दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेवेन्यू क्या है और व्हेन द रेवेन्यू इज सेट टू बी रियलाइज्ड, रेवेन्यू को हम लोग रियलाइज्ड कब माने। अब इसका ये दोनों का हम लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फर्स्ट बोल रहा है व्हाट इज रेवेन्यू, तो बोल रहा है revenue is a gross inflow of cash, revenue is a gross inflow of cash। revenue जो है वो आपके बिजनेस में कैश आना कहाँ से, फर्स्ट बाय द एंटरप्राइज या फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंटरप्राइज। आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बेचा उससे जो भी अमाउंट आया, उससे जो पैसा आया वो आपका रेवेन्यू है। सेकेंड बोल रहा है यूज बाय अदर्स ऑफ द एंटरप्राइज रिसोर्सेज, आपका जो रिसोर्सेज है उसको कोई दूसरे को इस्तेमाल कर रहा है और आपको बदले में रेंट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, रॉयल्टी दे रहा है, वो भी आपका रेवेन्यू है। ये हम लोग अभी देखें कि रेवेन्यू का डिफिनेशन व्हाट इज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम फर्स्ट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइज, सेकंड यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रेंट, royalties, dividend, commission, etc. Now, this was the answer of the first question. Another one was when the revenue is said to be realized. तो revenue क्या होता है उसका हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वन है when the revenue is said to be realized। तो बोला जा रहा है revenue is said to be realized, revenue is
said to be realized when a legal right to receive it arises. Revenue is said to be realized when a legal right to receive it arises. That means at the point of, or that means when transactions take place. इसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू और उसका रियलाइजेशन। तो रेवेन्यू क्या था वो देखे, और रेवेन्यू व्हेन द रेवेन्यू इज सेट टू बी रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव दैट अमाउंट arises इज कॉल्ड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट रेवेन्यू विल बी सेट टू बी रियलाइज्ड। ठीक। और दो तीन है, हम लोग डिस्कस कर लें। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। तो अब देखिए दो अकाउंटिंग जो है रेवेन्यू और लॉस या एक्सपेंस के लिए दोनों के लिए अलग अलग रूल किया हुआ है। सिक्स कंसेप्ट कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव और प्रूडेंस कंसेप्ट ये कह रहा है कि कंजर्वेटिव और is based on the concept of playing safe। अब सोचिए दोनों के लिए अलग अलग रूल है, रेवेन्यू के लिए अलग रूल है, रेवेन्यू इनकम के लिए अलग रूल है, एक्सपेंस या लॉस के लिए अलग अलग रूल है। तो रेवेन्यू के लिए क्या रूल है जो अभी हम लोग जस्ट देखें, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रेवेन्यू जो है हमको बुक्स ऑफ अकाउंट तभी उसे रिकॉर्ड करना चाहिए जब वो रियलाइज्ड हो। लॉस या एक्सपेंस के लिए क्या रूल है, loss or expense should be provided for in the books of account even if there is a very remote possibility। हल्का भी चांस लगे कि ये लॉस हो सकता है, ये एक्सपेंस हो सकता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना चाहिए। लेकिन रेवेन्यू के लिए क्या है, इनकम के लिए क्या है, जब तक वो रियलाइज ना हो जाए उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। दिस इज द कंजर्वेटिव और प्रूडेंस कंसेप्ट। इसको यदि मैं कोई एग्जांपल के थ्रू यदि समझाने की कोशिश करूं कि क्या होता है, अभी मान लीजिए ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च, ये मार्च का महीना है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मंथ ऑफ मार्च। अब है मुझे मार्च का 10 या 15 तारीख को लग रहा है कि ये महीना में विद इन दिस पीरियड ऑफ मार्च, विद इन द मंथ ऑफ मार्च आई विल सेल गुड्स वर्थ 20,000। मुझे लग रहा है कि मार्च महीने में मैं 20,000 मतलब 20 लाख का 20 लाख का गुड्स और बेच सकता हूँ। लगने से यू कैन नॉट रिकॉर्ड दोज थिंग्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा बिक सकता है, चलो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लें, सेल जो है 20 लाख से और बढ़ा दे। नो, इनकम और रेवेन्यू के लिए क्या रूल है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, तभी आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब एक्चुअल सेल होगा तब रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज यू शुड नॉट रिकॉर्ड। तो देखिए रेवेन्यू के लिए तो ये रूल है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। अब एक्सपेंस या लॉस के लिए क्या रूल बोल रहा है, इवन इफ देयर इज ए रिमोट पॉसिबिलिटी, हल्का भी चांस लग रहा है कि आपका लॉस होगा या ये एक्सपेंस हो सकता है, रिकॉर्ड कीजिए। होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन लग रहा है तब भी रिकॉर्ड कीजिए। अब मान लीजिए लग रहा है तब भी रिकॉर्ड करें, व्हाट डज इट मीन। फॉर एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। आपने क्रेडिट सेल्स किया, आपने क्रेडिट सेल्स किया टू डेटर्स, तो डेटर्स है आपने क्रेडिट सेल किया 1 लाख रुपीज का, ठीक। और ये अभी आपका फरवरी मंथ है, डेटर ने बोला कि मैं 4 मंथ के बाद आपका पेमेंट करूंगा। डेटर से दैट ही विल मेक पेमेंट आफ्टर 4 मंथ्स, वो तो अब अगले साल होगा, लेकिन बेचे तो अभी है। लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने 1 लाख का गुड्स जो बेचा है उसमें से इसका 10% जो है डेफिनेटली बैड डेप्ट होगा, लग रहा है। इट इज मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी, हल्का भी चांस लग रहा है कि हो सकता है, या आपको लग रहा है कि 10,000 यहाँ पे लॉस हो सकता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप 10,000 वो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट शो करेंगे, 10,000 वो एक्सपेंस शो कर पाएंगे। नहीं, रेवेन्यू के लिए क्या रूल है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। रेवेन्यू के बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग तभी रिकॉर्ड करेंगे जब
आपका रियलाइज हो जाए। इन एक्सपेंस और लॉस के लिए क्या रूल है, हल्का भी चांस लग रहा है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेसर पॉसिबिलिटी है, लेकिन लग रहा है कि ये हो सकता है, तब भी आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था कंजर्वेटिव कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट। अभी तो हम लोगों ने 6 कंसेप्ट बोल किया, किन्हीं को इसमें कुछ यदि डाउट है आप पूछ सकते हैं, तो दैट कभी उनका क्लियर हो जाए। अभी तो हम लोगों ने 6 कंसेप्ट किया, किन्हीं को कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो कंसेप्चुअल तो पूछ सकते हैं। Anybody having any problem till now? I have already discussed six accounting concepts. कुछ 6 अकाउंटिंग कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किन्हीं को कुछ भी प्रॉब्लम हो या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं कुछ। Anybody having any problem till now? We have already discussed 6 accounting concepts. No? No. 2 or 3 concepts मैं और कवर कर देता हूं। ठीक, नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट तो बोला जा रहा है, व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट? द अकाउंटिंग पीरियड refers to the span of time at the end of which financial statement of an enterprise are prepared. Means accounting period concept means कितने समय के बाद आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी ऑफ ए बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कोई कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो कितने समय के बाद ये बनना चाहिए? तो यही है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोल रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड रिफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ व्हिच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड टू नो। और कितने समय के बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए ये जानने के लिए कि टू नो वेदर द बिजनेस वेदर इट हैज अर्न प्रॉफिट और हैज इनकर्ड लॉस। तो कितने समय के बाद बनना चाहिए ये तो प्रॉब्लम है, ये तो क्वेश्चन है कि अच्छा कितने समय के बाद वो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बनना चाहिए, कितने दिन बाद ये जानकारी सभी को मिलना चाहिए। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है यूजर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल टेक वेरियस डिसीजंस। और ये जिसका जो यूजर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए बहुत सारा डिसीजन लेंगे कि ये बिजनेस को क्रेडिट में बेचना चाहिए कि नहीं, ये बिजनेस से मुझे इसको लोन देना चाहिए कि नहीं। वो बहुत सारा आपका जो अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो यूजर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हुए बहुत सारे आपके वहाँ पे डिसीजन लेंगे। तो कितने समय के बाद बनना चाहिए कि आपने बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया कि बिजनेस ने लॉस कमाया, तो वही जो टाइम स्पैन है तो इसलिए बोला जा रहा है अकाउंटिंग पीरियड रिफर्स टू द स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ व्हिच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज are prepared to know whether it has earned profits or incurred losses during that period. तो कितने समय बनना चाहिए? So normally after a period of 1 year it is being prepared so that timely information is made available to the various users of accounting information. ये जनरली अकाउंटिंग पीरियड कंसिस्ट ऑफ 1 ईयर। अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 ईयर्स का होता है कि ठीक है। अब वेदर यू आर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर वो आपको डिटरमाइन करना है कि आपका बिजनेस कैलेंडर ईयर से चलेगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर चलेगा। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल year starts from 1st April till 31st of March and calendar year starts from 1st of January till 31st of December. ठीक, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। बस एक दो और हम करेंगे आज। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, व्हाट इज कंसिस्टेंसी? तो कंसिस्टेंसी यदि बोला जाए बोलेंगे तो विराट कोहली इज ए कंसिस्टेंट प्लेयर। और विराट कोहली इज ए कंसिस्टेंट प्लेयर कि वो लगभग हर एक मैच 50 60 70 50 60 70 स्कोर करता है, तो उसको लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, मतलब एक जैसा। सो आपका जो बिजनेस है whether your business is earning profit
और मतलब आपका बिजनेस का जो अपना मतलब आपका जो रिजल्ट है उससे कंक्लूजन यदि ड्रॉ करना है, तो आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस किस ढंग से है, उसके लिए आपको करना होगा इंटर पीरियड कंपैरिजन एंड इंटर फॉर्म कंपैरिजन। आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस तभी आप मेजर कर पाएंगे। तो इंटर पीरियड कंपैरिजन मींस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का परफॉर्मेंस किस ढंग का है, ठीक है, तो उसको उसको हम लोग बोलेंगे इंटर पीरियड कंपैरिजन। इंटर फॉर्म कंपैरिजन मींस आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस दूसरे बिजनेस से दूसरे कंपनी से किस ढंग का है, तो वो हो गया इंटर फॉर्म कंपैरिजन। तो कोई यदि बिजनेस जो है इंटर फॉर्म कंपैरिजन एंड इंटर पीरियड कंपैरिजन करना चाहता है, तो उसको जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेज रूल्स रेगुलेशन है, दैट शुड बी कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन ओनली आपका जो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सही प्रॉफिट आपको बता पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है, अच्छा पता नहीं जब डिटेल हम ये कर डिप्रिसिएशन जैसे हम लोगों ने देखा, उसका हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल से मैं ये कर सकता हूँ कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्यों जरूरी है, कि आप जो रूल्स रेगुलेशन या जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं वही टेक्निक आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वही यूज करें, इसका क्यों जरूरत है, उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन का देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड and another one is diminishing balance method। इसको हम लोग एक बार समझेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने एक एसेट खरीदा 1 लाख रुपीज में और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। हम दोनों के केस में हम लोग वो कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोगों ने देखा कि 1 लाख का एसेट्स खरीदा, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। ये अब देखेंगे दोनों मेथड में क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में फर्स्ट ईयर हो गया, 1 लाख का एसेट्स खरीदा, एट द एंड ऑफ द ईयर डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 10,000। ठीक, फिर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो डिप्रिसिएशन विल बी 10,000। Under a straight line method, depreciation is charged on the original price of the asset। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एसेट, जो एसेट का जो प्राइस है उस पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो हर एक साल वो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 है। अब देखिए मैं सिर्फ हल्का मेथड चेंज करूंगा, इसीलिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्यों जरूरत है कि हल्का सिर्फ मैं मेथड चेंज करूंगा, मैं अपने प्रॉफिट के साथ में खेल सकता हूँ। प्रॉफिट घटाना बढ़ाना मेरे हाथ का खेल है, जिन्हें कंटेंट वो मैं कर सकता हूँ। इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेज या रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो करें, दैट शुड बी कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आइए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अभी हम लोगों ने देखा कि इफ द फर्म इज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो एवरी ईयर डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज at the rate of 10%, the amount of depreciation will be 10,000 rupees every year। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो ये आपको पता है जिसका भी एक्सपेंस कम होगा उसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अभी यही है, मैं मेथड जो है फर्स्ट ईयर स्ट्रेट लाइन मेथड ही रखा, तो हो गया अंडर अंडर ये अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मैंने लिखा 1 लाख रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, लेस डेप्रिसिएशन 10,000 एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर विल बी 90,000। तो डिमिनिशिंग बैलेंस में होता क्या है, हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन, वो उसका जो जो घटता हुआ जो बैलेंस है उस पर वो चार्ज होता है। ठीक, तो नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन अमाउंट विल बी चार्ज ऑन 90,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10%। तो नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन हो जाएगा 9,000 रुपीज। यहाँ तो मैं तो छोटा अमाउंट लिया, इसी को यदि बड़ा अमाउंट करेंगे तो ये अब 90,000 और 10,000 का इतना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट वो बोल रहा है कि जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं दैट शुड बी यूज्ड ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस। वही मेथड को आप लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है इंटर फॉर्म कंपैरिजन एंड इंटर पीरियड कंपैरिजन। मैं सिर्फ डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दूं तो मैं अपने प्रॉफिट या लॉस को घटा या बढ़ा सकता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए fourth year में under state line method depreciation amount will be 10,000 rupees, but in case of diminishing balance method in the fourth year
depreciation will be 7,290 only. Okay. So by changing the method of depreciation only, you can change the amount of profit that will be shown in the books of account. अब सिर्फ books of account में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन सिर्फ हल्का चेंज कर दीजिए, आपका प्रॉफिट को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसीलिए ये अकाउंटेंट का हाथ में ना हो कि जब जब जो उसकी जरूरत हो, प्रॉफिट बढ़ाना है तो मेथड चेंज कर दिया, प्रॉफिट घटाना है मेथड चेंज कर दिए, वो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वॉट एवर द मेथड्स, वॉट एवर द principles, whatever the policies you have adopted should be consistent over a period of time। वो आपका consistent होना चाहिए, वो आपका एक जैसा होना चाहिए, उसमें आप हमेशा उसको चेंज नहीं करते रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी। चलिए, किन्हीं को कुछ भी अभी तक जो भी आज बताया गया, किनको कोई भी यदि डाउट हो, आप फ्री हैं पूछने के लिए। If anybody having any doubt, on any topic which we have discussed today, किन्हीं को भी कोई भी टॉपिक में डाउट है पूछ सकते हैं। If anybody having any problem, any doubt related to any topic, hello, hello, if anybody having any doubt, any questions from today's session? Hello. Huh? Any question? No, sir. No. You have understood all the things? Yes, sir. Okay. Then we will meet tomorrow. Okay. Tomorrow we will start some practical questions. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you all. We will meet tomorrow at 10 a.m. Okay. Thank you all. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Sir. Okay. Thank you, sir. Okay, sir. We'll meet tomorrow. We'll meet tomorrow, sir. Thank you. Hello. Okay. Hello. Thank you, sir. We'll meet tomorrow. Sir, am I audible, sir? Yes, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Sir, thank you very much, sir, for your really for your cooperation, sir. No, it's my pleasure, sir. Sir, it's really helping our students, sir. And I will try my level best, sir. I am trying my Sir, level thank best. you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Sir, PCO, can you take, sir? PCO. PCO.
Sir, this is one of the course in CBC, CBS. अच्छा, preparatory course in commerce, na? Yes, 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 sir. Yeah, So sir. it Why is not? also, this course is also a part of CBS. So if you Okay. take, then I'll just add your name in the that course also, because only two courses are added, and these Yeah. courses are allotted to you. And if you Okay. agree, then I'll allot PCO to you, sir. But that will be after 13, sir. That should be after 13. Yes, yes, sir. Yes. Okay, sir. No issue, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. We Okay. wind up the Thank you. program. Tomorrow at the same time we'll meet. Thank you. Thank you. Yes. Okay. Thank you. Thank you, Kupla Panda. Thank you, Chupala Panda. अर्दलू और देखिए तो what a print any of that who certificate browsing point na. Mhm.
ତେରିକାରେ କୋଉଠି ରହୁଛି